welcome to my show. You are watching Mother, Daughter, and Follower show, and the guest today who is joining me in my podcast is someone who has worked with me. I have worked with him, but the thing is that he has a spiritual aspect which we will be, talking about today. So, welcome to my show. थैंक यू। सत्येंद्र जी एंड सभी जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और काफी वक्त से आप स्पिरिचुअल फील्ड में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट? अगर मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग बोलूं तो वो गलत नहीं होगा, राइट जी? तो ये जो आपका एस्पेक्ट है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी उसे स्पिरिचुअल पाथ पर चलना ही पड़ता है जी। नोइंगली अननोइंगली हम चलते रहते हैं जी। और वक्त के साथ हम इवॉल्व होते हैं और हमें समझ में आता है कि स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब जो है वो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तथाकथित जो धार्मिकता है उसकी बात नहीं है। जो सही है, जो सत्य है और जो राइटियस है, व्हाट इज राइटियस, ये उसकी बात है जी। और उसमें आप किन आयामों को, किन डायमेंशंस को पकड़ते हैं, किन बातों से आप प्रभावित होते हैं, किन विधाओं को आप अपनाते हैं, उसको किस तरह से आप अपने जीवन में लाते हैं, उसको सम्मिलित करते हैं, उसका सामंजस्य, और फिर दूसरों को कैसे गाइड करते हैं। जो कि आपने बात की काउंसलिंग की जी, वो किस तरह से आप करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं आपसे कुछ दिन पहले ये बात कर रहा था कि बताने वाले से ज़्यादा सुनने वाले पर निर्भर होता है कि बताने वाला तो अपनी बात को बताएगा, लेकिन सुनने वाला उसको किस तरह से आत्मसात करेगा, वो कितने रिसेप्टिव मोड पे है। बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। और जैसा कि आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जी। और हम सब अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी दिशा हो जिसकी तरफ हम जो भी हम करना चाहें, तो कर्म तो हम सभी करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि भाग्य जो है, जिसको हम मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार किस्मत में है, भाग्य में है तो होगा, तो ये कितना सार्थक है और इन दोनों का ही क्या महत्व है? क्या ये दोनों साथ में काम करते हैं, कर्म और भाग्य? स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो इन आपको क्या लगता है कि कर्म और भाग्य साथ साथ चलें तो बेहतर, अलग अलग अगर हैं तो उसको हम किस तरह से एनहांस कर सकें? क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में नहीं है लेकिन कर्म हमारे हाथ में जरूर है। देखिए, अभी आपने इन तमाम बातों में कहीं ना कहीं उत्तर भी दे ही दिया है जी, कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। जी जी। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो बहुत सरल चीज है और जो बहुत आसान चीज है, जिसको भले ही हम कठिन कहें, लेकिन वो इंसान के हाथ में है जी। और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत कीमती चीज है और बहुत ही जिसको कहें कि एक ऐसी चीज जो जिसका हक या जिसका अधिकार सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी के पास नहीं है, वो जो भाग्य हम जिसको कहें, वो परमात्मा के पास है, वो भगवान के पास है। तो ईश्वर ने भी यही किया है कि जो चीज आपसे हो सकती है वो आपको दे दी है और जो चीज आपके बस की नहीं है या जिसमें आपका वश नहीं है, वो परमात्मा ने अपने पास रखी है, जिसको कहते हैं भाग्य। और अभी आपने ये पूछा कि क्या कर्म और भाग्य दोनों चीजें साथ में चलती हैं, तो हाँ, डेफिनेटली साथ में चलती हैं। उसी तरह से जैसे आप चलते हैं तो आपकी परछाई बनती है, आपको बनानी नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है, आप चलते हैं, आपके साथ आपकी परछाई स्वतः ही बन जाती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से आप कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम गहरे अर्थों में समझें तो कर्म करने का अर्थ है कि धीरे धीरे आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अच्छे कर्मों से अच्छे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, खराब कर्मों से खराब भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। आप कैसी दीवार बना रहे हैं एक एक ईंट से, तो दीवार की सुंदरता, उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि वो ईंटें किस तरह की लगा रहे हैं। आप टेढ़ी मेढ़ी ईंटें लगा रहे हैं कि साफ सुथरी ईंट लगा रहे हैं, उसमें मसाला किस तरह का आप लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सीमेंट किस तरह का है,
तो जैसा दीवार बनाने में जिन चीजों का, जिन सामग्रियों का आप इस्तेमाल करेंगे, बाद में दीवार का जो रिजल्ट है वो वैसा ही आएगा। राइट। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को एक तरीके से शेप देते हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग दिखती हों, अलग नहीं है। हालांकि एक चीज और है जो समझने जैसी है, वो ये है कि आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि कर्म के रास्ते पर आगे भाग्य मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते चले जाइए और भाग्य कहीं होगा। तो ये एक रास्ते में नहीं है। ये समझने जैसी बात है कि कर्म के रास्ते में भाग्य नहीं है कि मैंने इतना कर्म कर लिया अब मुझे इसका भाग्य मिल जाएगा। कर्म के रास्ते में भाग्य का डिवाइन इंटरवेंशन है। क्योंकि सच तो यह है कि परमात्मा को बीच में कूदने की आदत है, और कूदना भी उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि परमात्मा को बीच में उतरने की आदत है, और जो बीच में उतर सकता है कभी भी कहीं भी, वही परमात्मा है और वही भाग्य है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कभी कभी आदमी बहुत एफर्ट करता है, बहुत कर्म करता है, और उसे बहुत थोड़ा सा मिलता है, और कभी कभी बहुत थोड़ा करता है और उसे बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो ये जो अंतर है अभी आपने कहा जी। तो इसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है? हम स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं कि हर चीज हम उस डिवाइन इंटरवेंशन के हवाले हम कर देते हैं, उनके भरोसे हम हैं, जिंदगी वैसे ही चल रही है, जी। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा। काफी ऐसे मॉडलिटीज हैं, राइट, जिससे आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए एक आम इंसान को, या फिर उस इंसान को जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वो नहीं मिल पा रहा है जो जिसका वो हकदार है कहीं ना कहीं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मेहनत या जिसको हम कर्म कहें वो किस दिशा में है। मान लीजिए कि ये एक कमरा है, इस कमरे में एक दरवाजा है, और इस कमरे में जो व्यक्ति है वो अंधा है, ठीक। तो वो दरवाजे तक पहुंचेगा तो दरवाजा खुल सकता है जी। लेकिन अगर वो गलत दीवार पे हथौड़ा चलाने लगे रात दिन, तो बहुत मुश्किल है कि उसको दरवाजा मिलेगा। तो दूसरे अर्थों में अगर हम कहें तो हमें ये बहुत समझना पड़ेगा कि कर्म हमारे किस दिशा में हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। वो कर्म अगर सही दिशा में हो रहे हैं तो शायद वो जो भाग्य है वो उसको कहीं ना कहीं बीच में उससे टकराएगा या उससे मिलेगा। तो इस जो आपने अभी जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही है कि दिशा आपको मालूम होनी चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि दिशा का आपको पता नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में फिर मैं समझता हूं कि हालांकि बहुत से लोग इस चीज से नाइत्तेफाकी भी रखेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष को एक तो समझने में हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमने ज्योतिष को समझने में सबसे बड़ी जो भूल हमने की है वो ये की है कि हमने ज्योतिष को एक अधूरा विज्ञान कहा है, जबकि ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान था, है और रहेगा, इस अर्थ में कि उसकी गरिमा वही है। हमारे पास जितना है ज्योतिष के संबंध में, जितना हम जानते हैं और जितना हम तक आया है, प्राचीन भारत से लेके, वैदिक भारत से लेके, जब से मानव सभ्यता बनी है तब से लेकर ज्योतिष जो आज हमारे हाथों में है, इट्स वेरी डिस्टॉर्टेड, वेरी शैटर्ड। ऐसी समझिए कि मान लीजिए एक विश्व युद्ध हो जाए और कुछ भी ना बचे और कुछ सभ्यताएं बच जाएं और उन्होंने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा हो, और वो अपने आने वाले बच्चों से कहें कि देखो एक चीज हवा में उड़ती थी, उसमें लोग बैठते थे, तो उसके पास केवल वो जो उसने देखा है वही है, उसके पास सबूत कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे। और इस संबंध में जो मैंने कहीं सुना कि, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए एक प्लॉट है आपका, और आप उस पर कुछ निर्माण करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप गए, आपने वो दीवार बनानी शुरू की वहां पे, और फिर आपने एक दीवार खड़ी की, दूसरी दीवार खड़ी की, फिर आपको कुछ काम आ गया और आप कुछ समय के लिए वहां से चले गए, और 50 साल बाद आप उस प्लॉट पे वापस लौटते हैं।
या कोई 50 साल के बाद उस प्लॉट को देखता है, 3 दीवारें खड़ी हुई हैं। अब 50 साल के बाद ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये दीवार जो है ये गिरे हुए मकान की दीवारें हैं या ये बनते हुए मकान की दीवारें थी। तो ज्योतिष के संबंध में कुछ ऐसा ही है। हम ज्योतिष को अधूरा विज्ञान और कंप्लीट साइंस नहीं बोलते। उसका सिर्फ कारण सिर्फ इतना सा है कि हमें जितना पता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये अभी अभी शुरू हुई थी ये चीज़ और ये अधूरी रह गई, जबकि सही अर्थों में ऐसा है कि वो एक पूरा कंप्लीट एक विज्ञान था, संपूर्ण विज्ञान था, जिसके खंडहर अब बचे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जी। क्योंकि अब जो भी है उस पर विश्वास करना बहुत हद तक, जो कहते हैं ना, एक ट्रस्ट किसी का जी। बनता है, वो किस बेसिस पे बनेगा अगर वो अधूरा है। जी। और दूसरा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है तथाकथित ज्योतिषियों ने भी। या मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, या फिर ऐसा भी होता है कि ज्योतिष एक फॉर्मूला तो है, ज्योतिष एक गणित तो है, और सही अर्थों में ज्योतिष का जन्म ही गणित को समझने के लिए हुआ। लेकिन ज्योतिष के साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई है, जो है फलादेश। अब 2 और 2 4 होते हैं, ये गणित है। लेकिन किन अर्थों में 2 और 2 5 हो सकते हैं, या किन अर्थों में 2 और 2 3 भी रह जाते हैं, ये वो विषय है या ये वो बात है जो फॉर्मूले से हल नहीं हो सकती। मान लीजिए आप किसी के संबंध में ज्योतिष के माध्यम से किसी के भविष्य में झांक कर आप ये कह दें कि आपके साथ ऐसा होगा, तो आपके कहने में, उसके वो चीज करने से होने में, और परमात्मा की मर्जी, ये 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, सिर्फ आपका कहना काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर इसमें विरोधाभास पैदा होता है और अगर इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तब 2 चीजें पैदा होती हैं। पहली चीज तो ये कि जिसके संबंध में कहा गया था वो आपको स्वीकार नहीं करता, फिर आपसे सवाल करता है कि आपने तो ऐसा कहा था और ऐसा हुआ नहीं। ठीक। जी। दूसरी बात, फिर आप अपने आप से ही सवाल करते हैं कि मैंने ये कहा और ऐसा हुआ नहीं, तब आपका शक ज्योतिष पर जाता है। ठीक है। और जब आपका संदेह ज्योतिष पर जाता है, उस विधा पर जाता है, तो आप सिर्फ एक घटना के बलबूते या केवल एक घटना से आप पूरे ज्योतिष को अंधेरे में रख देते हैं, वो आंकलन गलत कर करना देते हैं। शुरू हो जाता है कि कहते हैं ना, एक गलती जी। से। और जीवन जो है वो किसी कैलेंडर की तरह नहीं है। बिल्कुल। कि सोमवार को 2 तारीख है तो मंगलवार को 3 तारीख होगी, तो बुधवार को 4 तारीख होगी। ट्रू। जीवन भी उसी तरह से है। बिल्कुल। जीवन जो है, जो लाइफ जो है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो सिंगल डायमेंशनल नहीं है। तो जो चीज सिंगल डायमेंशनल होगी उसका एक रास्ता होगा, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल है उसमें कई रास्ते जुड़ेंगे, बिल्कुल। कई क्रॉस रोड्स भी होंगे, बिल्कुल। कोई कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल। तो मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा वो यही है कि भाग्य के सामने कर्म का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, और कर्म के रास्ते में भाग्य बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आता है। आप कर्म करते चले जाते हैं और फिर किस दिशा में आपका कर्म हो रहा है, और वो जो कर्म आप कर रहे हैं, उस वो कर्म, सही कर्म करने की प्रेरणा भी तो भाग्य से ही आ रही है। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। अगर ये सवाल मन में आता है, ये संदेह अगर मन में पैदा होता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हमें समझना चाहिए, या इस कारण को हमें ढूंढना चाहिए कि अगर हमारे कर्म सही हो रहे हैं तो उन सही कर्मों को होने देने की प्रेरणा कौन दे रहा है? भाग्य। गलत कर्म हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य आपको गलत कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। अब इसमें एक चीज और भी होती है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सब कुछ पहले से तय है, और अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म की क्या आवश्यकता है, फिर कर्म की क्या भूमिका है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक जानवर है और एक खूंटा है, और आप उस जानवर के गले में एक 25 किलोमीटर लंबी रस्सी बांध दें। ठीक है, एक 25 किलोमीटर लंबी रस्सी बांध दीजिए आप। अगर जानवर 10-15 किलोमीटर के दायरे में घूमता है तो उसे लगेगा वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसे ये लगेगा ही नहीं कि वो बंधा हुआ है। जहां 25 की सीमा समाप्त होती है
वहां उसके गले में फंदा पड़ जाएगा, तब उसे समझ आया कि नहीं मैं तो बंधा हुआ हूं। तो व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। वो निश्चित सीमा परमात्मा की तय की हुई सीमा है, उसका किसी को पता नहीं। तो हम एक अर्थ में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है सतही तौर पर, लेकिन बहुत गहरे में जो हम कर रहे हैं और जितना भी कर रहे हैं, जिसमें हमें स्वतंत्रता मालूम पड़ती है, असल में वो परमात्मा की दी हुई छूट है। बहुत गहरी बात बोली है आपने। जी इसको समझने जी जी इसको समझने की जरूरत है। अगर अगर समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो एक दायरा जो आपने कहा कि परमात्मा ने हाँ। निर्माण किया है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हम देखते हैं कई बार। और काफी लोग परमात्मा से देखिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, परमात्मा शब्द जब बार बार हम इस्तेमाल करते हैं तो शायद जहन में हमारे ये आता है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई कहीं बैठा है, तो सुप्रीम पावर तो कहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि कोई बैठा, मतलब परमात्मा ये कर रहा है, कोई सृष्टा ऐसा कर रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि वो जो सृष्टि और जो सृष्टा, जो क्रिएटर और जो क्रिएशन है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो दोनों अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, एक बार में सिक्के का एक ही हिस्सा आप देख सकते हो, जी पलट के देखोगे तो दूसरा दिखेगा, बिल्कुल। लेकिन वो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए और विपरीत भी। यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये होगा कि बिल्कुल आपने ये बोला है कि देयर इज अ सुप्रीम डिवाइन पावर which we all can feel and we all have a different perspective also यस towards it, right? बहुत से लोग होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं, जैसे मेरा बहुत मानना है कि कर्म पर ही आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन सही दिशा के हिसाब से नहीं किया तो डेफिनेटली आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। शायद आप फेल होंगे और दोबारा आप उसकी कोशिश करते रहेंगे, निरंतर कोशिश करते रहेंगे। लेकिन भाग्य जो है वो हमें नहीं पता किसका क्या भाग्य है, पर ज्योतिष जरूर एक आईना तो दिखा ही सकता है एक इंसान को, एक आपको एक मार्गदर्शक या आपको एक दिशा तो दिखा ही सकता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। ये भी आप मानते हैं? जी। तो उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है आज के दौर में? जैसे कि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, राइट? मैं भी, अब मेरा ये क्रिएटिव जर्नी शुरू हो रहा है, तो बहुत से लोग होते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं पहले और अचानक से वो कुछ और करते हैं। कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है उनके लाइफ में, कहीं ना कहीं ज्योतिष का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, शायद उनको कहीं ना कहीं से ये पता चलता है, कोई भी हो सकता है वो। तो आपको क्या लगता है कि क्या ज्योतिष इस चीज को क्लैरिफाई करता है, एक दिशा देता है, दिशाहीन को वो दिशा दे सकता है किसी ना किसी रूप में? हाँ, ज्योतिष एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है, और ज्योतिष को आप एक दर्पण समझ सकते हैं। आप कैसे दिखते हैं, ये जब तक आप शीशे के सामने, दर्पण के सामने नहीं आते, तब तक आप अंदाजा लगाते हैं, राइट। और वो अंदाजा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो वो कितना सही है और वो कितना बिल्कुल गलत है, ये तो जब आप शीशे के सामने आ जाएंगे तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा। तो ज्योतिष की उपयोगिता जीवन के उस अर्थ में है कि ज्योतिष कुछ नहीं कर रहा है, ज्योतिष आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा है। ज्योतिष एक आईना है जिसके सामने अगर आप पहुंच गए, देखिए एक तरफ आईना है और एक तरफ आप हैं। आप जब तक जाएंगे नहीं आईने के सामने तो आईना तो चल के नहीं आएगा। आईने का काम है कि जो उसके सामने आ गया उसको उसका दीदार वो करवा देगा। और ज्योतिष के साथ जो एक, जिसे कहते हैं कि एक, हम कहें कि एक गलत फहमी है, एक मिसकंसेप्शन है, वो ये भी है कि ज्योतिषी के पास आदमी जाता ही तब है जब कुछ परेशानी है, जब वो पीड़ा में होता है, जब कुछ तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा होता है। तो वो ज्योतिष को एक कहीं ना कहीं औषधि के रूप में, एक 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 टूल के रूप में, एक दवाई के रूप में, एक ऐसी, एक बिल्कुल जीवन से अलग समझ के कि अच्छा जीवन तो अलग चल रहा था तब तो हमें, जब हमारा सब जीवन सही चल रहा था तब तो हमें जरूरत नहीं थी, अब कुछ जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ गए, परेशानी आ गई, तो चलो एक ज्योतिषी के पास, किसी पंडित जी के पास जाते हैं। भूल यही हो जाती है। अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब आप उस तरफ क्यों भागते हैं? पहले क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं? और पहले क्यों की भी बात नहीं है, बात ये है कि आप जीवन में उन सामान्य नियमों को
जो हमारे ऋषि मुनियों ने और या कहें वैज्ञानिकों ने, उन वैदिक वैज्ञानिकों ने जो नियम बनाए जीवन को जीने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए, उन नियमों का हम पालन क्यों नहीं करते? उदाहरण के तौर पे मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करता हूँ, वो हमारे दर्शकों को भी मैं समझता हूँ बिल्कुल, अच्छी लगेंगी। बिल्कुल, कि बिल्कुल। पहले के ज़माने में अगर इस पॉडकास्ट को वो लोग देखें जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, वो अगर इस चीज़ को देखें तो वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पहले के ज़माने में जब लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ जाते थे या लड़की वाले लड़कों के यहाँ जाते थे तो किचन देखने का रिवाज था, रसोई देखने का रिवाज था, और उसमें भी ये देखने का रिवाज था कि पहले के ज़माने में गैस तो होती नहीं थी, चूल्हे ही होते थे। जी। तो एक नज़र जो है वो रसोई में डाल ली जाती थी, चूल्हे को देख लिया जाता था, और चूल्हे में देखते वक्त भी ये देखने की मंशा होती थी कि चूल्हा वर्किंग में है कि नहीं है। अब इसके दो अर्थ हैं। सामाजिक अर्थ तो ये है कि भैया इस घर में चूल्हा जलता है, मेरी बेटी कम से कम खाना तो मिलेगा उसे, भूखी तो नहीं मरेगी, यानी चूल्हा इस घर में जलता है। और चूल्हा जलने का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि आजीविका होगी, कमाते होंगे, कमाएंगे तभी तो चूल्हा जलेगा। तो एक तो अर्थ ये हो गया, और दूसरा अर्थ कहीं ना कहीं जो किचन है, जो आपकी रसोई है, वो कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट करती है। आग यानी मंगल, तो रसोई है जो मंगल का प्रतीक है। मंगल कहीं ना कहीं सौभाग्य का प्रतीक है, और सौभाग्य इस अर्थों में कि कहते हैं ना कि मंगल काम, मंगल कार्य, मांगलिक कार्य, तो उनको सबको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो वो जो किचन देखने का रिवाज है वो कहीं ना कहीं एक अर्थ में सामाजिक भी है और दूसरे अर्थों में ज्योतिषीय भी है, भले ही हमें ना पता हो और या हम उसको ज्योतिषीय नाम नहीं दें। जी। तो बहुत से ऐसे जीवन में उपाय हैं जो लोग करते चले आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये किसी जमाने में या कभी किसी अर्थ में ज्योतिषीय उपाय ही थे, लेकिन उनको इतना उनका सिंप्लीफाई किया गया, उनको इतना सरलीकरण के साथ उनको जीवन में अपना लिया गया हमारे बुजुर्गों, बड़े बूढ़ों, पूर्वजों के द्वारा, कि वो उपाय तो ज्योतिष के ही हैं, लेकिन वो ऐसे करते चले आ रहे हैं हम कि जैसे हमें लगता है कि हमारे दैनिक जीवन के अंग है। तो वापस से हमें वहीं लौटना है। मैं वापस से उसी बात पर आ रहा हूं कि जब हमारे पूर्वजों ने, जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने ज्योतिष के उन उपायों को इतना सरल करके हमारे दैनिक जीवन में उनका समावेश कर लिया, तो अब हम क्यों नहीं उन चीजों को वापस दोहरा सकते और दैनिक जीवन में जी ज्योतिष को हम अपनाएं। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, पुराने जमाने में बहुत से ऐसे रीति रिवाज भी कहीं ना कहीं उनका बेस वही होता है, राइट? देखिए बहुत सारी वस्तुएं हैं जी जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं, वो सब कहीं ना कहीं ग्रहों से संबंधित हैं। जी। जैसे कि मान लीजिए कि गुड़ है, जैगरी। अब गुड़ जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो मीठा जो है वो मंगल की वस्तु है। और दूसरा कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि गुड़ खा के आप अपने दिन की शुरुआत करें, और तो आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मंगल की ऊर्जा का इंटेक किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात, हालांकि ये चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी और हम किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कहीं ना कहीं इस बात को दर्शकों को बताने की कोशिश करें आपके माध्यम से कि ज्योतिष का दैनिक जीवन में कितना उपयोग हो सकता है, कितना होना चाहिए उस पर नहीं, कितना हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल जो है कर्मवादिता के रास्ते पर चलकर भी कुछ प्राप्त नहीं होता अगर आप भाग्य को इनकार कर दें जी, और बिल्कुल भाग्यवादी होकर आप कर्म विहीन हो जाएं, ये मुझे तो सब भाग्य से मिल जाएगा, मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं, तो दोनों ही बातों की जो एक्सट्रीम है वो गलत है जी। आप सिर्फ भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठे रह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि भाग्य भी तभी आपको मिलेगा जब आप कर्म करेंगे, कर्म के रास्ते पर होंगे, क्योंकि वो आपको बीच में कहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल, कभी भी। तो उसके लिए निरंतर कर्म करते रहना भी आवश्यक है ना जी। और सिर्फ ये भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ कर्म करता रहूं और तो ही सब कुछ मिल जाएगा। जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं वो कि तू सिर्फ कर्म कर और फल की इच्छा ना रख, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष के संबंध में ही कही गई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसका अर्थ ही ये है कि तुम्हारे हाथ में वो नहीं है जिसको तुम चाह रहे हो। क्या? फल आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है,
आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। तो कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं कि जो मेरे हाथ में है वो मैं ही दे सकता हूं, उसकी बात तुम ना करो, तुम वो करो जो तुम्हारे हाथ में हाथ में है। और हाथ में क्या है? कर्म करना। तो कर्म और भाग्य साथ में चलते हैं। बिल्कुल। कभी भाग्य बहुत प्रबल होता है, कभी भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता। अक्सर ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन हम अपना कर्म 100% अगर हर वक्त करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा मानना है कि 50% इज योर कर्म एंड 50% इज योर भाग्य। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट भाग्य बिल्कुल जीरो हो गया है, मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने 50% अपना कर्म जो है वो आपने 100% किया, तो एटलीस्ट 100 में से 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आप पास हो सकते हैं। हाँ, और जिस वक्त आपका कर्म 100% है, जो कि 50%, 50 आउट ऑफ 50, और भाग्य आपका चमक रहा है, तो उस पल वो एक ऐसा भी आएगा जब आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हाँ मिल जाएंगे। और एक चीज और भी समझने जैसी है, वो ये है कि कर्म और भाग्य ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक बात, अब इसको भी समझ लेते हैं। और दूसरा, जो वर्तमान है और जो भविष्य है, क्योंकि ज्योतिष की बात करते ही सबसे पहले भविष्य आ जाता है। तो जो भविष्य की तरफ झांकना है या जो भविष्य में होना है, वो किसी अर्थ में वर्तमान में होगा तो ही भविष्य में हो सकता है। कली होगी तो ही फूल हो सकती है। बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड, हाँ, इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल, क्योंकि अगर आज कली है तो वो कल फूल बनेगा, हो सकती है। बिल्कुल। कली ही नहीं है तो फूल क्या होगी? अपने आप में किसी भी पेड़ में फूल बिना कली के नहीं आ सकते, डायरेक्ट फूल नहीं आ सकता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और किसी भी पेड़ को बनने के लिए, किसी भी वृक्ष को बनने के लिए बीज चाहिए, बिना बीज के वृक्ष नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं पास्ट भी। बिल्कुल, राइट। क्यों पास्ट, जब पास्ट कहलाता है जी, तब हम वर्तमान में होते हैं, तभी हम पास्ट की अहमियत को समझ पाते ये हैं। तीनों चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो वर्तमान, जो आज हम हैं, वो हमारे पिछले जन्मों और पिछले कर्मों का निचोड़ है। और जो हम कल हो जाएंगे वो पिछले कर्मों का और आज जो हम कर रहे हैं उसका निचोड़ होगा। तो सभी चीजें, तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम कहें, कुछ भी कहें, वो तीनों की एक श्रृंखला है। वो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक और जो मुद्दा वो है, ये है कि मानव जन्म जब हम लेते हैं, अक्सर ऐसा बोला गया है, ऐसा देखा गया है कि हम पिछले जन्म जो भी हमारा रहा है, वो उस वजह से हमें इस जन्म में कुछ ना कुछ हमारा कर्म होगा, कुछ ना कुछ हम अपना भाग्य लेकर आए हैं और वो भोगना ही है, ऐसा कहा जाता हाँ, है। तो उस संबंध में कुछ कभी मौका दीजिएगा, कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके संबंध में मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ कि जो जन्मों का जो मामला है, जो जन्मों का संबंध है, हम जिस योनि से जिस योनि में पहुंचते हैं, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा झांकें या उस तरफ हम बात करें थोड़ी सी, तो ऐसे बहुत से उदाहरण भी देखे गए हैं, अगर जीवन को बहुत गहराई में देखा जाए तो, कि जो व्यक्ति की जिस तरह की जितनी गहरी आकांक्षा होगी, उसका अगला जन्म, अगर कोई व्यक्ति जन्मों में बिलीव करता है तो, अब वो नहीं करता है तो उसके लिए फिर ये थ्योरी किसी काम की नहीं है। लेकिन जो है मैं वो बता रहा हूं कि अगर किसी जानवर, मान लीजिए किसी घर में कोई एक पेट है, ये बहुत गहरे अर्थों में समझने वाली है, इसका इस जो मैं कह रहा हूं उसका सत्य समझने की कोशिश कीजिएगा। फैक्ट क्या है उस पर हम नहीं जाते, कि अगर किसी के घर में कोई पेट है, अब वो पेट उस घर के सदस्यों के साथ बहुत प्यार से, एकदम उसको बच्चे की तरह वो लोग ट्रीट कर रहे हैं फैमिली में, और वो भी परिवार का एक अंग है, उसको जानवर नहीं समझा जा रहा है उस पेट को। और वो पेट भले ही उस चीज को कह नहीं सकता, लेकिन मन ही मन वो ये अंतरात्मा की उसकी पुकार परमात्मा के प्रति ये होती होगी कि काश भी मैं इनका भाई या इनका वो होता, सिबलिंग होता या इंसान होता, तो क्या बात ही होती। तो इस अर्थ में भी उसका अगला जन्म में उसकी योनि मनुष्य की हो सकती है, क्योंकि उसके गहरे में इतनी गहरी आकांक्षा छुपी हुई है, उसकी प्रबल इच्छा है, इसलिए। जी हाँ। और इसके विपरीत भी होता है कि कोई इंसान है लेकिन उसके काम सब जानवरों वाले हैं।
तो उसका पतन भी हो सकता है, वो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। एक पेड़ भी हजारों सालों के जीवन के बाद मनुष्य के जीवन में आ सकता है। और अगर कोई इंसान जड़वत हो जाए, अपने क्रियाकलापों से, अपनी बुद्धि विवेक से, सब चीजों से बिल्कुल जड़वत हो जाए, तो उसका अगला या उसके आगे के जन्म में से किसी एक जन्म में पेड़ भी हो सकता है। सब कुछ आपकी चेतना पर निर्भर करता है कि आपकी चेतना में क्या चलता है, आप होना क्या चाहते हैं वास्तव में, आप क्या चुनते हैं, आप कैसा जीवन चुनते हैं, और जैसा जीवन आपकी आत्मा ने चुना है उसी जीवन में आप हैं। चुनाव हमारा ही है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे कि इसी जीवन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन की उम्मीद है आपको, तो वो होती है? हाँ, अब इसमें एक चीज ये है कि कहीं ना कहीं जो जिस डिवाइन इंटरवेंशन की आप बात कर रहे हो, ये वैसे ही है कि कोई चीज है और हमें उसका पता ना हो। अब हम आसमान की तरफ दिन में देखें तो हमें तारे नजर नहीं आते, लेकिन तारे तो तब भी हैं। अगर कोई ये कहने लगे कि नहीं, रात जब होती है तभी तारे आते हैं, तो ये बिल्कुल ही निराधार बात है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तारे तो अभी भी होंगे, लेकिन वो सूरज की रोशनी में हमें नहीं दिखेंगे। तारे तो सदा से हैं, आसमान की तरफ मुंह करते ही तारे दिखेंगे, लेकिन वो दिन में नहीं दिखते। बिल्कुल। और जब चूंकि दिन में नहीं दिखते, तो इस चीज पर बहस नहीं कर सकते कि वो दिन में नहीं दिखते, इसका मतलब नहीं हो जब रात होती तब वो आते हैं। रात में सिर्फ इतना ही होता है कि सूरज का प्रकाश नहीं होता, और सूरज के प्रकाश की अनुपस्थिति में वो तारे जहां हैं वही हैं, लेकिन वो हमें दिखने लगते हैं जी। तारों का इसमें कुछ भी वो नहीं है, ये हमारे दृष्टि के ऊपर है कि हमें क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। बिल्कुल। तारे तो अपनी जगह है ही। बिल्कुल जी। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जैसा कि आपने कहा, होता ही है। अपने अपने अनुभव हैं, और अपने अपने अनुभवों से गुजरकर और अपनी जिंदगी की जो भी आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस परिवेश में, जिस सराउंडिंग्स में आप रहे हैं, जिस वातावरण, जिस परिवेश में आप रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपकी श्रद्धा का बीज आपने बोया किस जमीन में है। बिल्कुल। आपको वो डिवाइन इंटरवेंशन प्रकृति से मिलता है, कि आपको वो डिवाइन इंटरवेंशन एक मंदिर में जाकर ही मिलता है। आपको भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर ही वो डिवाइन इंटरवेंशन की झलक मिल सकती है या मिलती है, या वहां से आप प्रेरित हो सकते हैं, या वो चीज आपको क्लिक करेगी, या फिर आप एक खुले आसमान के नीचे भी खड़े होकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी माइंड की कंडीशनिंग क्या है। आप साकार से ढूंढेंगे उस चीज को कि निराकार से ढूंढेंगे, ये आपके परिवेश और आपके बचपन से लेकर अब तक जिस माहौल में, वातावरण में आप रहे हैं, और जो संस्कार आपके ऊपर आए हैं माता पिता, परिवार, समाज से, वो तय करेगा कि आपके मैनिफेस्टेशन का या आपके डिवाइन इंटरवेंशन का जो सिरा है वो आपको कहां से मिलता है। कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, हम एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि अगर मेरा भगवान शिव में बहुत यकीन है, और आपका भगवान गणेश में बहुत यकीन है, तो जाहिर सी बात है कि आप भगवान गणेश के बहुत नजदीक होंगे, तो आप अपने आप को भगवान गणेश से बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। कॉन्शियस सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं अगर मन में किसी चीज की प्रार्थना करेंगे, कुछ मांग होगी आपकी अंतर मन में, तो आप जो अपना आदर्श चुनेंगे, अपनी उस मांग को कहीं ना कहीं पूरा करवाने के लिए, या अपनी उस विश को पूरा करवाने के लिए, तो आपकी अंतरात्मा में सबसे पहले कौन दिखेगा आपको? जिसको आप डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं, या जैसे कि अपना ईस्ट मानेंगे। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी, जिसको आप अपना ईस्ट मानेंगे, तो सबका ईस्ट, सबके ईस्ट है ना? हाँ। तो वो जो ईस्ट का तो रोल है वो मैं समझ गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो प्रश्न ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन का होना तय है। ज्योतिष में हम इस चीज को कैसे देखेंगे कि किसी इंसान का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना है, कब होगा?
वो तो हम देखिए, प्रिडिक्ट कर सकते हैं ज्योतिष में। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बात है, तो जो राशियां बहुत मेटेरियलिस्टिक हैं हम्म। और जो राशियां स्पिरिचुअल हैं, हम्म। तो पहली चीज तो यहीं से तय हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में कभी भी स्पिरिचुअल नहीं है, मैं सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जीवन में किसी भी तल पर वो स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, तो आध्यात्मिक चेतना भी उसके अंदर कहां से आएगी। हम्म। अगर कोई व्यक्ति शुरू से ही भौतिकवादी नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो उसके अंदर वो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाने की जो क्रेविंग है वो कहां से आएगी। आप जिस तरफ जाना चाहते होंगे उस तरफ जाने के पीछे कहीं ना कहीं कोई तो प्रेरणा काम कर रही होगी। अगर हम इसको ज्योतिष के संबंध में देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत आध्यात्मिक राशियों में, जैसे गुरु की राशि है, एक आध्यात्मिक राशि है, और जो शुक्र की राशियां हैं, दो, वृष और तुला, वो भौतिकवादी राशियां हैं। तो भौतिकवादी राशियों का प्रभाव आपके जीवन में ये होगा, और वो भी तब जब वो राशियां आपके चंद्रमा के साथ या आपके नक्षत्र के साथ संबंध बनाएंगी, तब ही। वरना ऐसा तो होता ही है ना कि सबकी जन्म पत्रिका में सारे ही ग्रह होते हैं। अब कौन आध्यात्मिक होगा, कौन आध्यात्मिक नहीं होगा, ये कैसे तय होगा? ये ऐसे तय होगा कि जो आध्यात्म से संबंधित जो भाव है कुंडली में, जो घर है, उनमें किस प्रकार की राशियां उदय हो रही हैं, उनमें किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस बात पर निर्भर होगी कि आपके उन हाउसेस में, जो कि धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के जो घर हैं, उसमें अब 12वां घर है, 12वां घर को हम देख लें, कहीं ना कहीं हमें आना पड़ेगा उसमें ज्योतिष की बात में। बिल्कुल। तो एक सतही बात यह है कि अब 12वां घर है। अब 12वें घर में अमूमन तौर पे हम कहते हैं कि भाई केतु वहां बैठता है, तो व्यक्ति का आखिरी जीवन होता है, वो उसका अंतिम जीवन होगा। ज्योतिष का एक फार्मूला ये कहता है। अब क्या जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके भी केतु 12वें घर में होंगे, तो वो इस चीज से खुश हो जाएंगे अब तो मेरा ये अंतिम जीवन, अब मुझे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष इतना सरल है क्या? मोक्ष इतना सरल नहीं है जी। ठीक। हाँ, संभावना उसमें दिख रही है, प्रोबेबिलिटी इज देयर। हाँ, बट प्रोबेबिलिटी इस उसमें दिख जन्म रही के है। कर्म भी मैटर मैटर करेंगे। भाई केतु वहां बैठा है और मैं इस चीज से बड़ा खुश हो रहा हूं कि ये तो मेरा अंतिम जीवन है, अब मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुझे मुक्ति मिलने वाली है, और अब तो मुझे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अब ये जानकर कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अब मैं पूरी तरीके से भोग विलास में लिप्त हो गया कि चलो अंतिम जीवन है, इसको भोग लो अच्छे से, इस उम्मीद में कि अगला जीवन तो अब सीधा बैकुंठ धाम मोक्ष में ही होगा। तो जाहिर सी बात है, इस जीवन की अंतिम आकांक्षा अगले जन्म की पहली आकांक्षा बनेगी। इस जीवन की या इस लाइफ की लास्ट डिजायर नेक्स्ट लाइफ की, नेक्स्ट बर्थ की फर्स्ट डिजायर होगी। और एक और चीज है कि इस जीवन में, या हम जिनको जिन क्षेत्रों में पाते हैं बहुत सफलता के शिखर पर, अपने अपने क्षेत्रों में, तो ज्योतिष की एक दृष्टि ये भी है, उस पर कभी चर्चा करेंगे, बिल्कुल, कि वो किसी अर्थ में किसी जन्म में तो उसकी उस क्षेत्र में जिसमें वो आज सफल है, बहुत ऊंचाई पर है, सफलता के शिखर पर है, किसी जन्म में तो उस क्षेत्र के प्रति उसकी गहरी आकांक्षा रही ही होगी। अगर कोई आज एक बहुत बड़ा संगीतकार है या गायक है, तो किसी जन्म में तो उसके संगीत के प्रति, गायन के प्रति इतनी गहरी अभिप्सा होगी ही होगी, तब जाके वो इस जन्म में संगीतकार या गायक। कभी कभी किसी जन्म में किसी चीज की पूर्ति आधी रह जाती है, तो बाकी की आकांक्षाएं अगले जन्म में भी पूरी होती हैं। ये बहुत एक बड़ा विज्ञान है, अलग विज्ञान है, उस पर कभी बाद में भी चर्चा करेंगे। तो जन्मों की जो यात्राएं हैं, उसमें जो अप्स एंड डाउन्स हैं, और कैसे कोई
नीचे से ऊपर तक की योनियों में जा सकता है। बिल्कुल। एक चट्टान भी, अगर आप बहुत गहरे अर्थों में मेरे इस दर्शन को समझें, तो बात तो ऐसी है कि कोई एक पत्थर भी, पत्थर के अंदर क्या है, पत्थर के अंदर यही तो है कि उसकी जो अ, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन प्राण पत्थर में भी है। हम्म। प्राण तो पत्थर में भी है, जी। क्योंकि अगर पत्थर में प्राण नहीं है तो उसकी कार्बन डेट से ये कैसे अंदाजा लगता है कि ये पत्थर इतने साल पुराना है? पुराना है। उसकी उम्र कैसे बता रहे हैं आप? बिल्कुल। बस उसमें ये है कि वो जड़ है, तो उसकी जो अधोगति होगी, हम्म। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो हो सकता है 1 करोड़ साल के बाद हो, लेकिन हो सकता है और होता है। हम्म। क्योंकि सागर कभी हिमालय होते हैं और हिमालय कभी सागर होते हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं आप। जी। और डेफिनेटली मैं ये जानना चाह रही थी कि ज्योतिष बहुत ही इम्पोर्टेंट एक, चाहे आप उसको सब्जेक्ट बोल दीजिए या आप उसको आईना दिखाना बोल दीजिए, बट उसका एक महत्व ज़रूर है हमारे जीवन में। देखिए सब्जेक्ट वो समझने की ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। समझने की बात है, वो आप अपने लाइफ में उसको किस तरह से ले रहे हैं। सब्जेक्ट वो इस तरह से हो सकता है, और तब तक उसे सब्जेक्ट या विषय की संज्ञा दे सकते हैं जब तक आप ज्योतिष को सिर्फ फॉर्मूला समझते हैं कि सूर्य और शनि साथ में बैठे होंगे तो पिता पुत्र की नहीं बनेगी। लेकिन आप ये भी समझिए कि जब सूर्य और शनि साथ में बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी भी होगा, वही सिक्के के दो पहलू, अच्छा व्यवसायी भी होगा। सिक्के के दो जी पहलू। हाँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं अपने जीवन में कि जिनके चंद्रमा डिबिलिटेशन में है, या फिर चंद्रमा की जो डिग्रीज है वो बहुत हायर है, उन्होंने जीवन में अभूतपूर्व काम किए। आप यकीन मानिए कि जितने भी इस दुनिया में, मतलब भारत में जितने या कहीं भी, जो आईएएस पीसीएस जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो सबके जन पत्रिकाओं में आपको चंद्रमा की डिग्रीज हमेशा बहुत हायर लेवल पे मिलेंगी। इसका दूसरा अर्थ यही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम या गैर साधारण या असाधारण काम भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन एक तरीके से स्थिर होकर भी स्थिर नहीं है। क्योंकि स्थिर मन वाला, स्थिर चित्त वाला तो एक जैसा काम करता रहेगा, रिस्क नहीं लेगा वो। लेकिन असाधारण काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम वही कर सकता है जिसका चंद्रमा उसको इतने रिस्क लेने की प्रेरणा देता हो। इस दुनिया में प्रशासनिक अधिकारी गिने चुने ही क्यों होते हैं? हर व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो रास्ता हर कोई चुनता नहीं। वो रास्ता चुनने के लिए बहुत पढ़ाई चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। वो हर किसी में नहीं होगा, या वो रिस्क लेने की क्षमता कि यार बनूंगा तो वही बनूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वो एक तरीके से ऐसे समझिए कि वो इतने बड़े पद पर पहुंचने की जो आकांक्षा या मन में महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा के पूरे होने के लिए भी चंद्रमा का थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ऐसा एंगल होना बहुत जरूरी है चार्ट में कि नॉर्मल चंद्रमा वाले, ऐसे समझिए, उस चीज को छूने या पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। शिखर पर पहुंचने की बात हर कोई नहीं करना चाहता। एक साधारण जीवन तो हर कोई, मीडियोकर लाइफ तो हर कोई जी लेगा। अच्छा, एक प्लेसमेंट के लिए पूछना चाहूंगी मैं जी। आपसे कि धनु राशि में अगर चंद्र केतु बैठे हों, धनु राशि में चंद्र केतु बैठे हों और धनु, और वो जो वो 5वां घर हो लग्न से, तो ऐसा प्लेसमेंट चंद्रमा का अगर प्लेसमेंट है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखिए, रुझान कितना होगा? आप ये पूछ रही हैं कि 5th हाउस में अगर चंद्रमा यानी मून और केतु का और कंजक्शन जो है, राशि है वो धनु, 9 है, धनु राशि है। सजिटेरियस। हालांकि मैं कहूंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉडकास्ट देखने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग इस पर टीका टिप्पणी भी करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो 5th हाउस है उसमें बैठे हुए चंद्रमा को सेल्फ हीलर कहते हैं। यानी वो परेशानियों में पड़ता भी है और अपने आप को खुद भी ठीक भी कर लेता, खुद ही रो भी लेगा और अपने आप को खुद ही संभाल भी लेगा। तो 5th हाउस का जो चंद्रमा है उसके संबंध में ये कहा गया है कि वो सेल्फ हीलर होता है। जैसा कि मैंने कहा, दुख आएगा तो खुद संभाल भी लेगा अपने आप को,
परेशान भी होगा और खुद भी ठीक भी हो जाएगा, यानी वो उसकी एक तरीके से सेल्फ हीलिंग वो कर लेता है। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस के चंद्रमा का कोई बहुत विशेष उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं होती अगर अच्छी राशियों में चंद्रमा बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये आपने कहा कि चंद्रमा धनु राशि में है। अब धनु राशि जो है कहीं ना कहीं वो अ, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बनाती है लाइफ में, और बहुत जैसे कहते हैं कि अब धनु राशि का सिंबल क्या है? धनुष, धनुधारी, लाइक धनुष हाथ में है। धनुष हाथ में है। तो जिस व्यक्ति के धनुष हाथ में होता है उसका लक्ष्य क्या होता है? निशाना। निशाना बिल्कुल परफेक्ट, यानी निशाना। निशाना। और तीर कहाँ लगना चाहिए? बिल्कुल निशाने पर। तो जाहिर सी बात है कि धनु राशि का व्यक्ति बहुत फोकस्ड, एम्बिशियस, और जब तक उसको अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक वो उस लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। ऐसे ही समझिए कि कोई धनुर्धारी है, जब तक कि वो इस चीज में पारंगत नहीं हो जाता कि उसका निशाना अचूक हो जाए तब तक वो सीखता ही रहता है। वही धनु राशि के व्यक्ति की विशेषता है। और केतु का जो प्लेसमेंट है, केतु की बात करते हैं। चंद्रमा के साथ केतु का जो कंजक्शन है, हालांकि दोनों में मित्रता नहीं है, एक अर्थ में दोनों के स्वभाव थोड़े से अलग हैं। चंद्रमा के साथ जब भी केतु बैठेगा तो व्यक्ति रिएक्ट करने में बहुत बिलीव करता है, और इसका उपाय भी वही है कि उसको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। राइट। तो जब भी चंद्रमा के साथ केतु की युति होगी या एस्पेक्ट्स होंगे, तब कभी भी व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करने से सामने वाले ने कुछ किया और आपने तुरंत रिएक्ट किया, चीजें बिगड़ सकती हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है आपने उस चीज को समझा, जाना, समय लिया और फिर आपने रिस्पॉन्ड किया एक तरीके से। क्योंकि आप जिससे सुबह बहुत नाराज थे, हो सकता है कि आप 24 घंटे ले लें, तो उन 24 घंटों में आपको ये समझ में आया कि जितनी मैं नाराज हो रही थी इतनी नाराज होने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो चंद्रमा केतु का सबसे बेस्ट जो उपाय है, जो बेस्ट रेमेडी है एक तरीके से, that you need to respond, you shouldn't be reacting to anything. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरा ये था कि स्पिरिचुअलिटी, हाँ, ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है? केतु क्या वो इवॉल्व होंगे स्पिरिचुअली? बिल्कुल, क्योंकि केतु जो है वो किसी चीज का शिखर है, किसी भी चीज का शिखर, और जो आध्यात्मिक चेतना है वो कहीं ना कहीं केतु से संबंधित है। और थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी चीज में पाताल भी केतु के पास है, और किसी भी चीज की हाइट भी केतु के पास है, यानी किसी भी चीज का जो एक्सट्रीम है वो केतु के पास है। और जब केतु गुरु की राशि में बैठेगा, जब गुरु की शरण में केतु जाएगा, और चूंकि गुरु की राशि आध्यात्मिक राशि है, तो उस अर्थ में केतु के अंदर, यानी उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता के प्रति भी गहरी आकांक्षा होगी, और उस आध्यात्म में बहुत गहरा उतरना चाहेगा, लेकिन उसका बेस नॉलेज होगा, उसका पर्पस कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड टू गेन नॉलेज। पहले नॉलेज, उसके बाद वेलफेयर की बात होगी, उसके बाद भलाई करूंगी या करूंगा, पहले मुझे नॉलेज अटेन करनी है, पहले मेरे पास वो ज्ञान आ जाए, फिर मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि उसे बांटना भी है या नहीं। तो ऐसे लोगों का करियर कैसा होता है? ये सवाल तो पूछना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर ऐसे लोग आध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो आध्यात्म में जाना चाहते हैं, इसका ये भी तो समझना पड़ेगा कि आध्यात्म में जाने का उनका अर्थ है क्या। वो स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हैं, दे कैन बी गुड हीलर्स, क्योंकि सेल्फ हीलर तो वो होते ही हैं। हाँ, तो अब जो सेल्फ हीलर है वो कहीं ना कहीं दूसरे को हील कर सकता है। खुद ही जख्म लेके घूम रहा है कोई इंसान, दूसरे के जख्म क्या ठीक करेगा? वेरी ट्रू। ठीक है, जिसका मन स्वयं में स्थिर है वो दूसरे को शांत कर सकता है, जो खुद शांत है वही दूसरे को शांत कर सकता है। तो दे कैन बिकम वेरी गुड हीलर्स, दे कैन इवॉल्व लाइक इन स्पिरिचुअलिटी, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका पर्पस है टू गेन नॉलेज। हाँ, क्योंकि चंद्रमा 5 वाला बहुत दिनों तक
ना नाराज रह सकता खुद से, और ना बहुत दिनों तक दुखी रह सकता। कहा ना कि वो सेल्फ हीलर होता है, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल ही खुद ही जाता आ जाएगा। परेशान होगा, जब सिचुएशन सामने होगी, वो परेशानी सामने होगी तो परेशान भी होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने आप को उससे बाहर निकाल ही लेगा। और यही चंद्रमा 8 वाला हो तो रोता रहेगा, घुटता रहेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ता रहेगा। तो चंद्रमा का बहुत महत्व है बिल्कुल हमारे कुंडली में, ज्योतिष में, ये राइट? तो हमारे दर्शक भी जो देख रहे होंगे वो समझ ही जाएंगे कि इतनी बातें ज्योतिष के संबंध में सोशल मीडिया पर है, पॉडकास्ट है, सब कुछ है। चंद्रमा यानी मन, वेरी ट्रू। और जैसा मन वैसा आपका कर्म, जैसा मन वैसी आपकी मनोवृत्ति, राइट। और जैसा आपका मन वैसी आपकी इच्छाएं, बिल्कुल। और उस पर अगर नियंत्रण हो, और जैसा मन वैसे ही आपके रिश्ते। तो मन से बाहर कुछ भी नहीं है। मन से बाहर कुछ भी नहीं है, आपका अंतर मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। कहते ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हार जीत भी तो खुद की स्वीकृति पर निर्भर करता है। कभी कभी इंसान हार जाता है और हार नहीं मानता। बिल्कुल वही बात। कभी कभी इंसान जीत लेता है लेकिन मानता नहीं कि वो जीता है। तो ये मन की देन है। तो सबसे ज्यादा नियंत्रण तो मन, हाँ। मन का अगर आप कर पाए तो दुनिया तो बाहर ही है, एवरीथिंग इज आउटसाइड। ये वैसे ही है कि कहना बहुत सरल है, और ये वही व्यक्ति कह भी लेगा जिसका चंद्रमा कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, लेकिन ये तो उससे पूछा जाए जिसका चंद्रमा बैलेंस्ड नहीं है। उसको कितना भी करार दिलाओ, उसको करार ही नहीं आता। वो एक बेचैनी बनी रहेगी। अब एक व्यक्ति जिसका चंद्रमा ऐसी राशियों में या ऐसे घरों में बैठा है जो कि उसको रेस्टलेस बनाएगा, बेचैन बनाएगा, एंजाइटी देगा, उससे आप शांति की, सुकून की बात करेंगे, उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सुनते वक्त उसको अच्छा लगेगा, बाद में फिर उसी जोन में आ जाएगा वो। अब 6, 8, 12 राशियों में चंद्रमा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता है। 6, 8 और 12, कन्या, वृश्चिक और मीन, ठीक, इन राशियों में चंद्रमा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता। इन राशियों में भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं, और इन घरों में भी नहीं। अब ऐसे व्यक्ति से आप धैर्य की, संयम की, शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद नहीं कर सकते, बात करना। हाँ, तो लेकिन इतना जरूर है कि फिर चंद्रमा को बैलेंस करने के उपाय होंगे, उपाय कराए जाते हैं, बताई जाती हैं चीजें। उपाय तो जरूरी है हर एक ग्रह के। व्यवहारिक उपाय बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि एक चीज मैं आपसे और शेयर करूं कि जो रेमेडीज है, जो ज्योतिष आजकल बहुत अलग अलग सेक्शंस बन गए हैं एस्ट्रोलॉजी के। कुछ लोग तो अपने आप को रेमेडीज एक्सपर्ट कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बात यह है कि जो भी उपाय होता है ज्योतिष का, या ज्योतिषी के द्वारा किसी को दिया गया उपाय होता है, तो अगर आपका चेतन मन, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है उस रेमेडी को, तो वो रेमेडी वर्क कर जाती है। वेरी ट्रू, आई एग्री विथ यू ऑन दैट। वो एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, अदरवाइज इवन इफ द रेमेडी इज वेरी गुड, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। बिल्कुल, राइट? Even if the remedy is very powerful, but it will not work for you because Correct. you have not, accepted it that yes, it is going to work for me. और क्योंकि is very शायद important. यस, सुनने में ये लग रहा होगा कि लोग इसको रिवाइंड करके अगर देखें, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके कॉन्शियस माइंड से रेमेडी का ताल्लुक है। लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये बात तो गलत बोल रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस का कनेक्शन होना चाहिए रेमेडी से, कि अगर आपका अंतर्मन स्वीकार करेगा तो वो रेमेडी फलित होगी। नहीं, मेरा ये कहना है, इट्स द कॉन्शियस, बिकॉज आप अपने इस चेतन मन से ही उपाय करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको पानी में फला चीज बहानी है, आप जाइए बहते हुए पानी में ये बहाकर आ जाइए, तो वो जो आप करते हैं वो चीज, जाकर आप अपने घर से निकलते हैं, वो सामान खरीदते हैं, लेते हैं और जाके उसको बहाकर आते हैं, तो वो जो एक्ट होता है पूरा, उसमें आपका माइंड नहीं काम कर रहा होता,
सबकॉन्शियस तो पीछे बैठा है। उसमें तो आपका कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है। कॉन्शियस माइंड अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसी चीज को बहते हुए पानी की जगह किसी नाले में भी डाल के आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबकॉन्शियस ये मैंने माइंड क्या किया? इज एक्चुअली एज पर द If नेम your स्पेसिफाइड, इट conscious इज द mind is सबकॉन्शियस माइंड। working and activate, then you can do that proper remedy ना, Right. कि भाई सनसेट के टाइम पे ही ये चीज करनी है, एंड यू आर अवेयर एंड यू आर एक्टिव, तभी तो आप करोगे। नहीं तो अगर आपका वो जो कॉन्शियस माइंड है वही अगर क्रियाशील नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो अरे अब तो 8 बज गए, सनसेट के टाइम पे बोला था। तो रेमेडी के होने के लिए, उस रेमेडी को पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड का होना बहुत बहुत जरूरी है, और रेमेडी का सीधा कनेक्शन आपके कॉन्शियस माइंड से है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी। तो हम जो ये आज बातचीत कर रहे हैं कि कर्म, भाग्य, ज्योतिष, काफी हमने इस पर चर्चा भी की है आज, और कहीं ना कहीं ये चीज आपने भी कही और हमने भी माना कि किसी भी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो वो कॉन्शियसली अगर करेंगे जी, तभी वो परिपूर्ण भी होगा। बिल्कुल, चाहे वो रेमेडी हो, चाहे वो कर्तव्य हो, चाहे वो कोई कर्म है। इसको ऐसे मैं बाइंड अप कर देता हूं कि आप होश पूर्वक जो भी करते हैं वो पुण्य है, वो पुण्य है, वो सही है, वो सही है। और आप बेहोशी में जो भी करते हैं, चाहे जीवन जीते हैं बेहोशी में, चाहे कुछ काम करते हैं बेहोशी में, बेहोशी से मतलब वही नहीं कि किसी तरीके की नशे की बेहोशी है। बेहोशी में मतलब ये है कि आप अवेयर नहीं है, आप जागरूक नहीं आप है। जागरूक तो नहीं जो व्यक्ति होश पूर्वक अपने काम को करेगा जीवन में, या अपने जीवन को होश पूर्वक जिएगा, उससे गलत होने की संभावना उतनी कम होगी। बिल्कुल। और जो अपने पूरे जीवन को एक बेहोशी में जी रहा है, उसके जीवन में गलतियां होने की संभावना और पाप होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो हमने आज बात की सत्येंद्र चौहान जी से, जो कि एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं और क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमने उनका पहलू देखा है कि ज्योतिष से जो उनका जुड़ाव है वो कितना गहरा है, और हमने भले ही आज कुछ ही चीज़ों के बारे में चर्चा की है, लेकिन डेफिनेटली हम इस पे और गहरी चर्चा आने वाले पॉडकास्ट में करते रहेंगे। लेकिन आज जो भी आपने बातें बताई हैं, मैं ज़रूर उस चीज़ को बहुत ही उन चीज़ की, आई थिंक उन सब बातों को काफ़ी अच्छे से मैंने रिलेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी भी है और मैं इन चीज़ की पालना भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अल्फा नानू मूवी को डायरेक्ट किया, क्योंकि अल्फा नानू की वजह से आज हम यहाँ हैं। ये पॉडकास्ट भी कहीं ना कहीं अल्फा नानू की वजह से हम कर रहे हैं, और अल्फा नानू अब रिलीज हो गई है। तो आपको भी मुबारक हो, और मुझे भी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मैं चाहूंगी एक बार आप भी दर्शकों को ये बोलें कि ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करके कुछ बनाते हैं तो जब तक व्यूअर्स उसको देखें ना, तो उसका एक्चुअल फल तो तभी मिलेगा ना जब हमने इतनी अच्छी चीज बनाई है और इतनी मेहनत से बनाई है। तो मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि अल्फा नानू जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम कर रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उस आप देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम भविष्य में और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आपके सामने आ सकें, और मैं और भूमिका जी साथ में और अच्छा काम आप लोगों के सामने, आपके बीच में ला सकें। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल, आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और आप प्लीज ये मूवी जाके देखिए। आप अपने फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, ईमेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन पर। हमें सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए और भी नए कंटेंट लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है हर बार की तरह। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लिव अ हैप्पी लाइफ।